चलो, सो लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने जो डिस्कशन शुरू किया है वो है अबाउट बेसिक टेंडेंसी दैट इज इलास्टिसिटी। इसलिए इस टॉपिक को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या फिर अल्टरनेटली इलास्टिसिटी ऐसे भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को हमने सबसे पहले डिफाइन किया था। क्या था इलास्टिसिटी? मतलब टेंडेंसी है। इलास्टिक बॉडीज मतलब द बॉडीज विच कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बट इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? टेंडेंसी है बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इलास्टिसिटी के बाद में हमने डिफाइन किया था प्लास्टिसिटी को। क्या था प्लास्टिसिटी? मतलब सेम टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल बॉडी डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो जिन बॉडी के पास इलास्टिसिटी होती है वो बनेगी इलास्टिक बॉडीज, जिन बॉडी के पास प्लास्टिसिटी होती है वो बनेगी प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी मतलब क्या बना था? बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। प्लास्टिक बॉडीज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। उसके बाद में डिफाइन किया था रिजिड बॉडी को। क्या होता है रिजिड बॉडी? मतलब the body whose shape and size cannot be changed by the application of external deforming force, but practically कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है, हम किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ था फ्रॉम डिफॉर्मेशन। श्रवण, क्या था डिफॉर्मेशन? मतलब व्हाट वाज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन मतलब था चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या होगा? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप एंड साइज। फिर हमने देखा कि बॉडी में जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहले रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, उसके बाद में चेंज इन एंड लास्ट वन चेंज इन शेप। चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन शेप। फिर वन बाय वन हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट डिफाइन किए थे। पहले आता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की एक्चुअल डेफिनेशन थी इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट हमने देखा था कि इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया था? कंसीडर किया था कि जितना फोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स क्या होगा? इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इसलिए हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया था डायरेक्टली फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया में फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शंतनु डायमेंशंस L-1 M1 T-2। तो ये स्ट्रेस को हमने डिफाइन करके उसका यूनिट्स एंड डायमेंशन देखा था। ठीक है, आगे स्ट्रेस के बाद में हमने डिफाइन किया था स्ट्रेन को। क्या था स्ट्रेन? मतलब चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। एंड डायमेंशन अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ, ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी यूनिट या फिर डायमेंशन नहीं रहेंगे, तो ये बनेगा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने के बाद वन बाय वन हमने रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम एंड रिलेटेड टू चेंज इन शेप इनको डिफाइन किया था। तो फर्स्ट वन आता है स्ट्रेस रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, जिसको हमने बोला था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोला था? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या था? फिर से फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेस हमने डिफाइन किया था दैट वाज वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड ये वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या था? फिर से फोर्स अपॉन एरिया। बट जब भी हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो हमें एक्चुअल में प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेस रिप्लेस होगा बाय डीपी, दैट इज चेंज इन प्रेशर। एंड थर्ड वन आता है रिलेटेड टू चेंज इन शेप, जिसको हमने बोला था शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अगेन क्या था? सेम फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब स्ट्रेस कोई भी हो उसका फॉर्मूला सेम ही है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद में हमने स्ट्रेन को भी तीन टाइप पे डिफाइन किया था। फर्स्ट वन आता है रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, वो बना था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या था? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेन आता है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड, जिसको हमने बोला था वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है क्या बनेगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। माइनस क्यों लेते हैं? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, एंड लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज
शेयरिंग स्ट्रेन, एंड शेयरिंग स्ट्रेन में हमने देखा था यहाँ पे जो है थोड़ी सी डेफिनेशन हमारी चेंज होती है। क्या था शेयरिंग स्ट्रेन? मतलब lateral displacement of one layer upon its perpendicular distance from fixed layer। मतलब हमने उसको बोला था x by h which is equal to होता है tan थीटा, बट एंगल इतना छोटा होता है कि हमें tan थीटा को रिप्लेस करना पड़ता है बाय थीटा, यानी यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन यानी डायरेक्ट कौन होगा? एंगल ऑफ शेयर, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे स्ट्रेस के 3 टाइप, स्ट्रेन के 3 टाइप होने के बाद हमने यहाँ पे हुक्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। क्या था हुक्स लॉ? नहीं, यू टेंसियो सिक वीक। क्या था? मतलब एज द स्ट्रेस सो द स्ट्रेन, मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को क्या किया था फिर हमने? स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखा था? म्यू इंटू स्ट्रेन लिखा था। खुशी, व्हाट वाज म्यू? ओए, मास पर यूनिट लेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। म्यू का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अथर्व, जिसको हमने डिफाइन किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन किया था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगेन फिर से जैसे स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का, वैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का। साक्षी, स्टैंड अप। तो रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ कौन सा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग्स मॉडुलस। यंग नहीं, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। क्या था यंग्स मॉडुलस? मतलब F into L upon A into delta L. Very good. Sit down. Shravan, what was L? Original length. F applied force. A area of cross section. Delta L change in length. Very good. Sit down. Hari, Young's modulus का और एक फॉर्मूला था FL upon A into delta L को छोड़ के pi r square into delta L. Excellent. Very good. Sit down. अक्षय. Then उसके बाद में आता है related to change in volume. क्या था? नाम क्या था उसका? अक्षय का मॉडुलस, मग बल्क मॉडुलस। क्या था बल्क मॉडुलस? मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन डिनोटेड बाय K, गिवन बाय K इक्वल्स टू क्या था? V इंटू dP बाय dV। बट ये निगेटिव होता है, हम उसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। निगेटिव की मीनिंग क्या होगी? बस वॉल्यूम चेंज हो रही है। ठीक है, V इंटू dP बाय dV। सिट डाउन। प्रसाद, V इंटू dP बाई dV में व्हाट इज dP? चेंज इन प्रेशर नहीं, अप्लाइड प्रेशर। dP इसलिए क्योंकि प्रेशर वो छोटा होता है। ठीक है, सिट डाउन। तो प्रथमेश, स्टैंड अप। व्हाट वाज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। फॉर्मूला सांग। V इंटू dP अपॉन dV। सिट डाउन। ट्रेन लवकर गेली वाटतं आज। नेक्स्ट, वैष्णवी, स्टैंड अप। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप। अरे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सिट डाउन। देवव्रत, मॉडुलस ऑफ देवराज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या था? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। वेरी गुड। सिट डाउन। तेजस, क्या था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? ईटा इक्वल्स टू F अपॉन A थीटा। वेरी गुड। सिट डाउन। शुभम, व्हाट इज थीटा? शुभम, इकडे शुभम, व्हाट इज थीटा? कोणता एंगल? वेरी गुड, एंगल ऑफ शियर। सिट डाउन। तन्विशा, स्टैंड अप। व्हाट वाज शेयरिंग स्ट्रेस? फोर्स बाय एरिया, असा विचार करायची गरज नाही पडली पाहिजे. ठीक आहे. सिट डाउन. प्रतीक, व्हॉट इज शेअरिंग स्ट्रेस? फोर्स बाय एरिया. सिट डाउन. भगत, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. एफ बाय ए. तो हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट वन यंग्स मॉडुलस, वाई. सिट डाउन. क्या था यंग्स मॉडुलस?
एफ अपॉन ए थिटा इटा इक्वल्स टू मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी विचारलं ना तुला बघत एफ अपॉन ए इंटू थिटा म्हटलं होता का थीटा नव्हता का बरं ठीक है हाँ y इक्वल्स टू क्या होता है f इंटू यल अपॉन a इंटू डेल्टा यल या फिर हम इसको लिख सकते हैं mg कैपिटल यल अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा यल सेकंड वन k बल्क मॉडुलस क्या था v इंटू डी पी बाय डी वी एंड इसके साथ हम यूज करते हैं c का मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होगा इक्वल्स टू 1 बाय k प्रसाद स्टैंड अप व्हाट इज k इन दिस केस bulk modulus very good sit down ठीक है थर्ड वन related to change in shape modulus of rigidity कितना था eta सुप्रिया stand up what is eta चालू काय असतं डोक्यात sit down प्रथमेश stand up what is eta नाही पण त्याला म्हणतो काय आपण modulus of rigidity sit down यशवंत modulus of rigidity eta equals to f upon a into theta very good sit down ठीक है तो ये थे थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनका इंट्रोडक्शन होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था दैट वाज पॉइजन्स रेशो यानी सिग्मा हर्षवर्धन क्या था सिग्मा इक्वल्स टू lateral strain upon longitudinal strain lateral strain upon longitudinal strain sit down युवराज stand up lateral strain क्या होता है lateral strain what is lateral strain sit down साक्षी lateral strain अरे sit down प्रज्वल डेल्टा आर बाय आर वेरी गुड सिट डाउन सुमित लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल एक्सलंट वेरी गुड सिट डाउन भगत सिग्मास फॉर्म्युला सांग काय येईल म्हणून हे बघ lateral strain upon longitudinal strain sit down equals to क्या होगा डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल ये कौन होता है सिग्मा यशवंत स्टैंड अप थियोरेटिकली सिग्मा की वैल्यू कहाँ पे होती है मतलब रेंज क्या होती है उसकी -1 to 0.5 बट प्रैक्टिकली वो निगेटिव हो ही नहीं सकती ठीक है सिग्मा की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब क्या होगा लेंथ बढ़ने से डायमीटर बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रही है हो सकता है कैसे हर बार क्या होगी कम होगी रेडियस इसलिए सिग्मा जो है ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है वेरी गुड सिट डाउन ठीक है तो यहाँ पे सिग्मा को इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था स्ट्रेन एनर्जी अब ये स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू कितनी दी 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन लोड मतलब फोर्स एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ ये कौन था स्ट्रेन एनर्जी लेकिन अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या था 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन खुशी इन टर्म्स ऑफ वाई बोलो हाफ ऑफ स्ट्रेन का स्क्वेअर व्हेरी गुड सिट डाउन तन्विषा काय नाही मी प्रश्नच नाही विचारला का माहीतच नाही आहे ठीक है सिट डाउन क्या होगा 1/2 इंटू अगर स्ट्रेन का स्क्वेयर कर रहे हैं तो y कहाँ पे होगा न्यूमरेटर में या फिर 1/2 इंटू अगर स्ट्रेस का स्क्वेयर कर रहे हैं तो y कहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में ठीक है बट ये कौन है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी पूछा जाता है तो हमें इन सब फॉर्म्युले में क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम को इनटू करना पड़ेगा कालच्या टेस्टमध्ये बऱ्याच जणांनी तोच घोळ केला बरोबर स्ट्रेन एनर्जी दिसलं की फॉर्म्युला माहिती होता क्वेश्चन रीड न करता हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बट ते रॉंग झालं
तिथं काय पाहिजे होतं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, क्या था, डेल्टा एल ड्यू टू सेल्फ वेट, बोलो, रो इंटू जी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई। इसको डिराइव करने के लिए सिर्फ हमने कंडीशन कंसीडर की थी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फोर्स 0, टेंशन 0 एंड टॉप मोस्ट पे टेंशन कितना होगा mg, इसलिए एवरेज टेंशन बनेगा mg/2। यम को रिप्लेस किया था बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू लेंथ, उसमें एरिया कैंसिल हो गया, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर हो गया रो जी अपॉन 2 इंटू वाई। ये था इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट। उसके बाद में हमने थर्मल स्ट्रेस भी देखा था। सुप्रिया, व्हाट वाज थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस, तन्विषा, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू था y अल्फा डेल्टा थीटा। वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। वैष्णवी, व्हाट इज y? यंग्स मॉडुलस, सिट डाउन। कल्याणी, व्हाट इज अल्फा? खुशी, अल्फा, वाह, कोणता अँगल? अल्फा म्हणजे कोणता अँगल? शियरचा अँगल का ट्विस्टचा अँगल? शियरचा अँगल, बर। प्रथमेश, व्हाट इज अल्फा? थर्मल और टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। डेल्टा थीटा इज भगत डेल्टा थीटा इज सनी, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, सिट डाउन। देन फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा y इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस हो गया, चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट हो गया। नेक्स्ट, हाँ, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, देवेश। हळूहळू, y इक्वल्स टू 3k का ब्रॅकेट आहे, ब्रॅकेट मध्ये 1 मायनस 2 सिग्मा, 2 ईटा, 1 प्लस सिग्मा, 9 बाय y, 3 बाय ईटा, 1 बाय k। सिट डाउन। तेजस, करेक्ट है तीन रिलेशन? व्हाट इज सिग्मा? कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ, सिग्मा, सिग्मा मोठ्याने सांगणार थोडा अजून। पॉइजन्स रेशो, सिग्मा क्या है? पॉइजन्स रेशो। सिट डाउन। वैष्णवी, के बल्क मॉड्यूलस, सिट डाउन। प्रसाद, ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हर्षवर्धन, वाय फॉर्मूला सांग, यंग्स मॉड्यूलस एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। यहाँ तक डिस्कस करके हो गया था। देखो एकदम सिंपल टॉपिक आहे, असं दिवसातनं 10 to 12 टाइम्स हे करत जा टॉपिक सुरू असताना आणि टॉपिक झाल्यानंतर पण। काही जणांना जेव्हा आता वाटतं मध्येच की आपण आता फ्रॉम स्टार्ट परत एकदा चांगला अभ्यास करायला पाहिजे, तेव्हा लक्षात येतं मागचे टॉपिक फॉर्मॅट झाले, कळालं ना। तर ते टॉपिक आपले विसरले नाही पाहिजे। आपण एक टॉपिक प्रिपेअर करायला लक्षात घ्या, मोर दॅन 15 days एफर्ट्स घेतोय मी। इथं 1 तास शिकवतो, हे सोडून तुम्ही ॲटलीस्ट 3 to 4 hours घरी प्रिपरेशन करताय, बरोबर, क्वेश्चन सोडवताय, रिवाइज करताय। बट आपण टॉपिक संपल्यानंतर जर त्यासोबत कनेक्टच नाही राहिलो तर हे पुढच्या 15-20 दिवसामध्ये फॉर्मॅटिंग त्याची सुरू होते, कळालं ना। आणि ॲट द एंड मग लक्षात येतं की आता सगळं तर झालं होतं पण काहीच झालं नव्हतं, सगळं सिलेबस शिकून झाला होता पण आता काहीच येत नाही, क्वेश्चनच सॉल्व्ह होत नाही, 1D 2D काहीच आठवत नाही, मग काय करायचं? त्यावेळी ऑप्शन राहत नाही, कळालं ना। जो त्यामुळं विदिन टाईम ज्या गोष्टी करायला पाहिजे त्या करा। हे आज नाही झालं तर उद्या होणार आहे, उद्या नाही झालं तर परवा होणार आहे, कळालं ना। जे लोक अजून थोडेसे रिलॅक्स आहेत, आज नाही प्रिपरेशन करावं वाटत आहे बट मध्ये झटका येणार आहे एक दिवस आणि त्या दिवशी वाटणार आहे की नाही आता आपल्याला खूप अभ्यास करायचा आहे, कळालं ना। बट त्या दिवशी सगळ्याच गोष्टी तुमच्या फेवरमध्ये असतील असं नाही, त्यामुळे फ्रॉम स्टार्ट यावर वर्क करायला सुरू करा, कळालं ना। सगळ्या गोष्टीला लिमिटेशन जर तुम्ही या टाईममध्ये जर प्रॉपर वेने नाही केलं तर, बरोबर आहे ना। तर तेजस,
फ्रॉम स्टार्ट रिवाईज करताना प्रॉब्लेम येतो ना. मग यासाठी काय करायचं, मी एक सिंपल फॉर्म्युला तुम्हाला सांगितला होता, डेली व्हॉइस नोट्स, बट ते आपल्याकडून मेंटेन होत नाही, त्यामुळे मी ते कंपल्सरी नाही ठेवलं. बरोबर ना. काही लोकांना खूप बर्डन येत होतं त्याचं, हे पण करायचं ते पण करायचं. बट ज्यांना पॉसिबल आहे ॲटलिस्ट मला नका सबमिट करू, बट तुमचं रिव्हिजन सुरू ठेवा. साक्षी बरोबर आहे ना. मागचे टॉपिक रिवाईज करताना लक्षात येतं की तेव्हा तर व्यवस्थित झाला होता टॉपिक, बट आता काही आठवतच नाही आहे. आणि हे प्रत्येक टॉपिकच्या वेळेस होणार आहे. जेव्हा टॉपिक आपला सुरू आहे तेव्हा सगळं येतं, सगळं आठवतं, बट टॉपिक संपला, 8-15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ झाले, आता असंच तुमच्या लक्षात येईल की ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये सिलेबस झाला, तेव्हा जेव्हा आपले परत रिव्हिजन, देन क्वेश्चन प्रॅक्टिस सेशन आणि टेस्ट सिरीज स्टार्ट होतील, मग तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की हा टॉपिक झाला होता, असं पण आपल्याला आठवत नाही. ठीक आहे. मग यावर सोल्युशन काय आहे की जे इथं आपण लेक्चरच्या स्टार्टला रोज करतोय, बट मला लिमिटेशन काय आहे, मी जर असा परत पहिल्या टॉपिकपासून सगळंच रिवाईज करायला लागलो तर आपल्याला नवीन टॉपिक स्टार्टच नाही करता येणार. त्यामुळे करंट टॉपिक आय कॅन रिवाईज एव्हरी डे, बट हे टास्क तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचे स्वतःमध्ये. आणि या गोष्टी नाही करत गेले, लक्षात घ्या, आपला सब्जेक्ट फिजिक्स आहे, बरोबर आहे ना. त्यामुळे तो सोपा आहे असं मी कधीच नाही म्हटलो, बट जर प्रिपेअर केलं तर त्याच्यामध्ये स्कोअर करणं, क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं हे इम्पॉसिबल पण नाही आहे. लक्षात येते तुमच्या. बट त्याच्यासाठी काय आहे की सगळ्यात पहिली स्टेप असते फिजिक्समध्ये की आपल्या कन्सेप्ट 100% क्लिअर झाल्या पाहिजे. सेकंड स्टेप असते की ज्या कन्सेप्ट क्लिअर झाला आहे त्या रिलेटेड जे काही डेफिनेशन असतील, जे काही फॉर्म्युले असतील, काही इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट असतील, ते आपले लर्न असले पाहिजे, प्रिपेअर असले पाहिजे. आपण या फर्स्ट 2 स्टेपमध्येच अटकतोय. एक तर लेक्चरला आपण रेग्युलर कन्सिस्टंट आलो नाही तर फर्स्ट स्टेप आपली क्लिअर होणार नाही. सेकंड केसमध्ये जर आपण प्रिपेअर केलंच नाही किंवा प्रिपेअर केलेलं आपण रिवाईज केलंच नाही तर आपण सेकंड स्टेपच फुलफिल नाही करू शकत. त्यानंतर थर्ड स्टेप आहे. थर्ड स्टेपमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सगळ्यात पहिले कुठलाही टॉपिक असेल तर त्याचे सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स बघून सॉल्व्ह करा, जेणेकरून काय होतं की आपल्या ब्रेनला डायरेक्शन मिळते, प्रॉपर गायडन्स मिळतं की या टाईपच्या क्वेश्चनला आपण टॅकल कसं करणार आहे. आणि एकदा सॉल्व्ड क्वेश्चन त्या टाईपचे, सगळेच सॉल्व्ड नाही, काही सॉल्व्ड क्वेश्चन त्या टाईपचे तुम्ही सॉल्व्ह केले की अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ॲटोमॅटिक यायला लागतात. बट हे असं नाही की लगेच काय पाणी पिलं की बरं वाटतं है ना, एवढा इन्स्टंट इफेक्ट नाही आहे. सुरुवातीला काय होतं की या गोष्टीमध्ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन यायला काय होतं की 20 क्वेश्चन आपण सोडवले, आपल्याला त्यामध्ये 2 to 3 क्वेश्चनच येतात. बाकी 16, 17, 18 क्वेश्चन जे आहेत त्यांची लँग्वेज कळत नाही, लँग्वेज कळाली तरी ॲप्लिकेशन इमॅजिन होत नाही, इमॅजिन झालं तरी पण फॉर्म्युला कुठला अप्लाय करायचा तो कळत नाही, फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर कॅल्क्युलेशनमध्ये मिस्टेक होतात आणि त्याचे आन्सर आपलं फायनल येत नाही. कळालं ना. हे स्टार्टला होणार आहे, पण आपल्याला ते डे बाय डे इम्प्रूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे ना. आज एकच क्वेश्चन आला, मी म्हणतो 20 पैकी नाही 50 पैकी एकच क्वेश्चन आला, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. उद्या सेम प्रोसेसवर तुम्ही वर्क केलं, कशाला आलं बेटा थोड्यासाठी, सेम प्रोसेसवर वर्क केलं तर एकच्या ऐवजी 2 येईल आणि एक वेळ अशी येईल की त्या 50 पैकी नियर अबाउट 45 क्वेश्चन्स तुमचे स्वतःहून सॉल्व्ह होतील. आणि फिजिक्समध्ये मी फ्रॉम स्टार्ट सांगतोय की आपल्याला 60% जरी आपली ॲक्युरेसी असली ती मोर दॅन सफिशियंट आहे. कधीपर्यंत, जोपर्यंत आपला सिलेबस एकदा शिकून कंप्लीट संपत नाही तोपर्यंत. हे कुठले 10 क्वेश्चन घेतले आणि त्यापैकी जर तुमचे 5 to 6 सॉल्व्ह होत असतील, आपण दिलेल्या वर्कशीट्स, आपले मॉड्यूल्स हे सोडून म्हणतोय मी, कळालं ना. हे तर 100% वर्क झाल्यानंतर हे ॲप्लिकेबल आहे. ठीक आहे. बाकी मग कुठलंही मटेरियल तुम्ही घ्या, तुमच्या लक्षात येईल डिफरन्स काय असतो, कळालं ना. प्रॉपर या गोष्टीवर वर्क न करता आपण काय करतोय, ओव्हर थिंकिंग जर करायला लागलो की हे येत नाही, बुक घ्या हातामध्ये आणि क्वेश्चन सोडवायला ट्राय करा. बट हे कधी ॲप्लिकेबल आहे लक्षात घ्या, जेव्हा आपल्या वर्कशीट सॉल्व्ह होतील आणि मॉड्यूल सॉल्व्ह होईल तेव्हा. त्यानंतर कुठलंच मटेरियल नाही आहे जे तुमच्याकडून सॉल्व्ह होणार नाही. काही लोकांना PYQचा प्रॉब्लेम वाटतोय, बट ज्या टॉपिकचे आपण मॉड्यूलमधून कंप्लीट केले ते PYQ पण प्रॉब्लेम नाही आहेत. काही टॉपिकचे आपण मॉड्यूलमधले क्वेश्चन्स आपण घेतलेच नाही, कळालं ना. ते घेणार नाही असं नाही आहे, बट काय होतं ना, थोडेसे टॉपिक डेप्थ जास्त होती यांची आणि बऱ्याच जणांना ते मॉड्यूलमधले क्वेश्चन जे होते तेच खूप जास्त प्रॉब्लेम क्रिएट करत होते. म्हणून आपण काय केलं, लिंक ब्रेक होऊ नये म्हणून वर्कशीटमध्ये आपण लेवल 1 लेवल 2 इंट्रोड्यूस करून मग मॉड्यूलकडे आपण जाणार आहे, कळालं ना. तर हे इम्प्लिमेंट करून चेक करण्यासाठी मी सगळ्यांना सांगितले जे इंडिव्हिज्युअली भेटायला येतात त्यांना, की आपल्याकडे जे मॉड्यूल आणि वर्कशीट आहे हे सोडून मार्केटमध्ये कुठल्या पण पब्लिकेशनचा एक बुक परचेस करा, कुठल्याही पब्लिकेशन्स, कळालं ना. मला विचारून घ्या किंवा मला न विचारता घ्या आणि त्या पब्लिकेशनचे बुकचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असताना या गोष्टी स्वतः ऑब्झर्व करा, कळालं ना. जे क्वेश्चन्स तुम्ही वर्कशीट आणि मॉड्यूलमधून सॉल्व्ह केलेत त्या टॉपिकचे क्वेश्चन्स दुसऱ्या कुठल्याही बुकमधून सोडत असताना तुमचे ॲटलिस्ट 60% सॉल्व्ह झाले पाहिजे. ॲटलिस्ट म्हणण्यापेक्षा ॲटमोस्ट ते 60% क्वेश्चन आले म्हणजे आपण फिजिक्समध्ये एका लेवलपर्यंत प्रिपरेशन करतोय, कळत आहे ना. बट आपला घोळ काय की आपण पहिल्या 2 स्टेपमध्येच अटकतोय, बरोबर आहे ना. खुशी, आपल्याला इथं कॉन्स्टंटची मिनिंगच कळत नाही, तिथेच आपण कन्फ्यूज होतोय.
अल्फा म्हणजे आपल्याला अँगल वाटतोय. याचा अर्थ काय होतोय की प्रिपरेशन आपण जेवढं करायला पाहिजे तेवढं करत नाही. फक्त हे 2 स्टेपचं म्हणतोय मी. बाकी क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा जो पार्ट आहे तो तर नंतर आहे, तो खूप लेट येणार आहे. लक्ष देत आहे आणि करावंच लागणार आहे बेटा. ह्या गोष्टीचं काय होतं, तुम्हाला आज टेन्शन नाही आलं उद्या येणार आहे, उद्या टेन्शन नाही आलं 1 महिन्याने येणार आहे, 1 महिन्यांनी आलं 4 महिन्यांनी येणार आहे, 4 महिन्यांनी आलं अजून 1 वर्षाने तर कन्फर्म येणारच येणार आहे. कळालं ना? त्यामुळे तेव्हा आपल्या हातामध्ये टाईम खूप कमी असणार आहे. त्यामुळे आत्तापासून या गोष्टीवर वर्क करायला स्टार्ट करा. खूप जास्त सिंपल आहे बघा. लेक्चर कंटेंट झाला की रोजचा आपला टास्क काय असला पाहिजे की लेक्चरमध्ये 15-20 मिनिट अर्धा तास सगळीकडे गॅप आहे. या गॅपमध्ये आपल्याला काही टाईम मिळत नाही प्रिपरेशनला, बट सगळे लेक्चर जे काही आहे एका मॉर्निंग शेड्यूलचे हे कंप्लीट झाले. त्यानंतर जेव्हा तुमचा ब्रेक असतो किंवा जो स्टडी टाईम असतो, सगळ्यात फर्स्ट प्रायोरिटी आपली कशाला असणार आहे की मॉर्निंगपासून तर दुपारपर्यंत जेवढे लेक्चर झाले होते, लेक्चरमध्ये जो कंटेंट शिकवला गेला आहे तो कंटेंट आपल्याला कन्सेप्च्युअली अँड थेरॉटिकली प्रिपेअर करायचं. ही सगळ्यात फर्स्ट स्टेप असली पाहिजे. बट आपले कॅल्क्युलेशनमध्ये सगळ्यात घोळ कधी होतो? फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे आणि मंडे. कारण काय असतात, संडे आणि मंडेला टेस्ट असतात. मग टेस्टमध्ये आपल्याला कळतं की आपण टेस्टमध्ये काही केलेलं नाही प्रिपरेशन. मग बाकी सगळा रेग्युलर रुटीनचा जो काही सिलेबस आहे किंवा जे काही डेली शिकवले जाणारे कन्सेप्ट आहे, फॉर्म्युले ते आपण सोडून देतो आणि फक्त टेस्टमध्ये येणारा जो सिलेबस आहे त्या रिलेटेड प्रिपरेशन आपण स्टार्ट करतो. ती सगळ्यात चुकीची स्ट्रॅटेजी मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतोय. 1 डे बिफोर प्रिपरेशन करून जे तुमचे एक्झाममध्ये स्कोर येतात ते टेम्पररी आहेत, ते परमनंट तुमच्या स्कोरमध्ये कन्वर्ट होणारच नाही आहेत. त्यामुळं ब्लाइंडली टेस्ट देत जा. ब्लाइंडली म्हणजे काहीच अभ्यास न करता असं नाही म्हणायचं मला. 1 डे बिफोर रिव्हिजन न करता, रिव्हिजन करा ॲटलिस्ट, बट 1 डे बिफोर प्रिपरेशन न करता टेस्ट द्या. तो जो स्कोर येतो तो तुमचा ॲक्च्युअल स्कोर आहे. त्या स्कोरमध्ये आणि तुमच्या फायनल स्कोरमध्ये डिफरन्स येणारच नाही. जसं PCB टेस्टमध्ये लक्ष देतं आपल्या, आपण ठरवतो की नाही 2 दिवसात बायो कंप्लीट करू, 2 दिवसात केमिस्ट्री करू, फिजिक्स 2 दिवसात करू. बट 1 डे 2 डे बिफोर लक्ष देतं की काहीच होत नाही. आपल्या PCBच्या टेस्टला ज्या आपण घेत होतो मध्ये आपण थोडासा लोड जास्त होला तर म्हणून स्टॉप केल्या होत्या, बट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे अगेन आपण स्टार्ट करतो. ठीक आहे, नेक्स्ट मंडेच्या अगोदर तुम्हाला शेड्यूल भेटून जाईल त्याचं. मग हे सगळं प्रिपरेशन लक्षात घ्या. फायनल एक्झामच्या अगोदर पण हेच होणार आहे. त्यामुळं मंडेच्या टेस्टसाठी, संडेच्या टेस्टसाठी रेग्युलर रुटीनचा जो काही प्रिपरेशनचा पार्ट आहे तो स्टॉप नाही करायचा. जसं फ्रायडे सॅटर्डे का शिकवलं हे आपण प्रिपेअरच करत नाही, कारण मंडेच्या टेस्टवर आपलं जास्त फोकस असतो. बरोबर आहे ना? सगळ्या टेस्ट ऑलमोस्ट मंडेलाच होता. त्यासाठी वेगळं प्रिपरेशन तुम्ही करता म्हणून तुमचं काय होतं ना, प्रत्येक वीकमध्ये 1 ते 2 लेक्चरचं जे काही वर्क आहे ते पेंडिंग राहत चाललेलं आहे. आणि हे राहू नये यासाठी मी सांगितलं आहे की सिम्पल आहे. काय होईल, 2-4 टेस्टला मार्क्स कमी पडतील, बट एकदा तो माइंडसेट बनला की आपण टेस्टसाठी 1 डे बिफोर प्रिपेअर न करता फ्रॉम फर्स्ट डे प्रिपरेशन आपण कंटिन्यू करणार. काही लक्षामध्ये अजून एक दुसरा पार्ट मी सांगितले, कुठल्या पण एक पब्लिकेशनचं बुक परचेस करा. ते याच्यासाठी की आपलं मटेरियल जे आहे ते सॉल्व्ह केल्यानंतर बाकीचे सॉल्व्ह होतात की नाही हे लक्षात येतं. जसं शंतनूचं एक्झाम्पल आहे. कुठलं बुक घेतलं बेटा तू? त्यांनी DC पांडे घेतलं. ठीक आहे ना, फर्स्ट टाइम घेतलं आणि फर्स्ट टाइम तिने आपलं मटेरियल सोडून बाहेरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं ट्राय केलं. बट ते सॉल्व्ह करत असताना किती सॉल्व्ह झाले बेटा? अराउंड पर्सेंटेजमध्ये 60-70% पेक्षा जास्त क्वेश्चन त्याचे स्वतःहून सॉल्व्ह झाले. त्यामुळे त्या कॉन्फिडन्सला ॲटोमॅटिक बूस्ट मिळाला आणि त्याचं कन्व्हर्जन मंडेच्या टेस्टमध्ये झालं. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आपल्या माइंडसेटवर, आपल्या कॉन्फिडन्सवर डिपेंड आहे. तर आपला प्रॉपर माइंडसेट आणि प्रॉपर कॉन्फिडन्स कसा मेंटेन राहील यासाठी वर्क करा. हे अप डाऊन चालू असतात, काही फरक पडत नाही त्याने. एका टेस्टमध्ये चांगले मार्क्स आले, आपल्याला वाटतं आपण आता खूप भारी झालं, मग आपण प्रिपरेशन थोडंसं चेंज करतो. फिजिक्स जास्त करायची गरज नाही आपल्याला, आता मार्क्स यायला लागले, मग त्याचे रिझल्ट्स लगेच नेक्स्ट मंडेला दिसतात. मग नेक्स्ट मंडेला कळतं की फिजिक्समध्ये आपलं काही खरं नाही, आता मार्क्सच येत नाही. त्यामुळे अपडाऊनमध्ये स्वतःला मेंटेन करायची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची आहे बेटा. कळालं ना? ज्या गोष्टी तुम्हाला मोटिवेट करतात, तुमचा कॉन्फिडन्स मेंटेन ठेवतात, त्याच गोष्टी परत करा. ज्याच्यामुळे डिप्रेशन येतं, ज्यांच्यामुळे डिप्रेशन येतं त्यांच्यासोबत राहू पण नका आणि त्या गोष्टीवर विचार पण करू नका. कारण ह्या एक दिवस जो काही आहे तो आपली, मी स्टार्टला सांगितलं त्या सगळ्या गोष्टी, ही आपली एक जर्नी आहे, ती ऑलरेडी स्टार्ट झाली आहे. आणि आपण ईच अँड एव्हरी डे जी स्टेप टाकतोय ती आपल्या एमकडे जाते. बरोबर आहे की नाही? माउंट एव्हरेस्ट चढत असताना त्या टप्पे असताना त्यांचे दिवसाचं फक्त एवढंच चालायचं आहे आपल्याला, तर तेवढं आपण वर्क करतोय. जे नाही चालत ते लक्षात घ्या, त्यांना माउंट एव्हरेस्टवर यायचंच आहे, नो डाऊट इन दॅट. बट जर ते आपल्यासोबत असं स्टेप बाय स्टेप चालत जर नाही आले तर नंतर त्यांना हा गॅप भरून काढण्यासाठी काय करावं लागणार आहे? पळावं लागणार आहे ना. आणि पळाल्यानंतर काय होईल? माउंटेन आहे. कुठला? माउंट एव्हरेस्ट. माउंट एव्हरेस्ट माहिती आहे का? कसा आहे माउंट एव्हरेस्ट? भारी म्हणे, उंच आहे म्हणे. ठीक आहे, तो वहाँ पे
जाने वाले जो लोक होते, जे जाणारे लोक असतात त्यांची कंडिशन बघा, इंटरव्ह्यू वगैरे काय असतं काय नाही, कळालं ना. ऑक्सिजन टँक घेऊन जावे लागतात वर चालत असताना, कळालं ना. त्यानंतर क्लाइम्बिंग करताना ते रोप वगैरे बाकी सगळ्या गोष्टी भरपूर असतात. मग हे नॉर्मल चालणं जे डेली टार्गेट आहे ते कंप्लीट करणं पॉसिबल नाही आहे, आणि आपला गॅप पडल्यामुळे आपल्याला तेच टार्गेट पळत जाऊन कव्हर करायचं आहे. काय होईल, आपण जाणार वर पण माउंट एव्हरेस्टवर नाही जाणार, डायरेक्ट वर जाणार. ठीक आहे. मग आपली पण सिच्युएशन हीच होणार आहे. एक्झाम तर आपल्याला द्यायचीच आहे, नो डाऊट इन दॅट, बट आपण हा मधला पार्ट रेग्युलर रुटीन जो स्किप करतोय आपण, त्या गोष्टीमुळे काय होतं बघा, नंतर आपल्याला वाटतं की आपण आता खूप पळालं पाहिजे, बरोबर आहे की नाही. बट हे पळून होणार नाही ऑलमोस्ट. त्यामुळे आतापर्यंत केली तुम्ही रेस्ट, कम्पेअर करा बरं का, नाहीतर आम्ही कुठं रेस्ट केली, सकाळी उठून येतो इथं असं वाटेल तुम्हाला. कम्पेअर करा त्या एक्झाम्पल्ससोबत. मला काय सांगायचं आहे, स्टडीमधला जो आपला डेली रुटीन, जे डेली टार्गेट आपण ठरवलेलं आहे ते कंप्लीट करतच चला. आणि हे आपण करत नाही, याच्यामुळे लक्षात घ्या सक्सेसचे रेशिओ खूप कमी आहे. 80-20 हे जगाचा पॅटर्न आहे, बट तो स्टडीमध्ये किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये डायरेक्ट 99:1 झालेला आहे. मग हे 1% लोक का वेगळे आहेत, का डिफरंट आहे, याचं एक्झाम्पल तुम्हाला जगात शोधायची गरज नाही, आपल्याच क्लासमध्ये शोधा. का असे 1%, 2-4 लोक असे आहेत की ज्यांना कन्सिस्टंटली प्रत्येक एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स मिळतात. त्यांचं ऑब्झर्वेशन करा, मॉर्निंगपासून इव्हिनिंगपर्यंत त्यांचं शेड्यूल काय, आणि आपले ऑब्झर्वेशन करा. सकाळी जाग आलीच वेळेवर तर आपण वेळेवर क्लासला जाणार, नाहीतर ऑनलाईनचं ऑप्शन आहेच. त्यामुळे आपण मधले 15-20 दिवस महिनाभर ऑनलाईन बंदच केलं होतं, कारण माइंडसेट बनतो ना, पहिलं लेक्चर आहे, मग थोडंसं जाग आल्यानंतर आज बहुतेक लेट होईल मला, मग ऑफलाईन नाही जरी गेलो ऑनलाईन भेटते आपल्याला, बरोबर आहे की नाही. आणि ऑनलाईन ऑफलाईनमध्ये किती डिफरन्स असतो हा तुमच्या बॅचने चांगला एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. तर या गोष्टीवर थोडंसं वर्क करा, लक्ष द्या, सगळं काही सोपं आहे. आता इलॅस्टिसिटी फ्रॉम स्टार्ट आतापर्यंत हे सगळे कन्सेप्ट, हे फॉर्म्युले आपण बघितले. खरंच हे इम्पॉसिबल आहे का प्रिपेअर करणं? चालता बोलता होतात, बरोबर आहे. 2-4 वेळा लिहून बघितलं, रिवाईज केलं तर होतात, बरोबर आहे. आता या रेटेड राहिला पार्ट क्वेश्चनचा. पर डे आपण एक 30 क्वेश्चनच्या आसपास लेक्चरमध्ये डिस्कस करतोय. हे सोडून 30 क्वेश्चनची वर्कशीट तुम्हाला देतोय, म्हणजे अराउंड 300 क्वेश्चन आपण क्लासमध्ये डिस्कस करायचं ट्राय करतोय. आणि हे सोडून मॉड्यूलमध्ये तुम्हाला अराउंड 150 क्वेश्चन्स ऑलरेडी दिले. हे 450 to 500 क्वेश्चनचं मटेरियल जवळपास आपलं टॉपिक सुरू असताना डिस्कस होतंय, आपण कन्सिडर करतोय त्याला किंवा सॉल्व करतोय. मग हे सोडून तुम्ही जर ठरवलं की आपले पब्लिकेशन, म्हणजे आपलं मटेरियल सोडून कुठल्या पण एक पब्लिकेशनचं बुक घेऊन त्यामध्ये ॲटलिस्ट जेवढी तुमची ॲबिलिटी तेवढी सॉल्व करा. रोजचे 2 होत असेल 2च करा, नो इश्यू. रोजचे 10 होत असेल 10 करा, रोजचे 100 होत असेल 100 करा, बट जे स्वतःला कमिटमेंट करताय रोजच्या त्या फुलफिल करा. तुमच्या लक्षात येईल की याच्यामुळे काय होतं, सगळ्याच गोष्टी चेंज व्हायला लागतात. कळालं? चलो तो आगे ये हो गए रिलेशन बिटवीन व्हेरियस इलॅस्टिक कॉन्स्टंट. अक्षय स्टँड अप, सांग रिलेशन बिटवीन व्हेरियस इलॅस्टिक कॉन्स्टंट. नाही 2 डबल म्हणना, y इक्वल्स टू डायरेक्ट y इक्वल्स टू हां असं. श्रीराम, शुभम, वैभव, व्हॉट इज सिग्मा? पॉइजन्स रेशियो. सिट डाउन. चलो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग. behavior of material wire. Behavior of material wire under increasing load. Behavior of material wire under increasing load or stress strain curve for metal wire. Stress strain curve for metal wire. मतलब कि एक्चुअल में जब एक वायर हम लेंगे, उसको एक एंड से फिक्स करेंगे रिजिड सपोर्ट में, दूसरा एंड जो है उसको हम इस तरह से लोड कैरी करने के लिए एक पैन यहाँ पे पुट करेंगे, एंड हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो लोड है मतलब वेट है ऐड करते जाएंगे. एंड ये वेट ऐड करते जाने के बाद इस वायर का बिहेवियर कैसे कैसे चेंज होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और जो भी ऑब्जर्वेशंस रहेंगे उनको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. एंड ये ग्राफ जो है
इसमें हम अप्लाइड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेन कैसे चेंज होता है उसको प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हो गया या फिर मेटल वायर का बिहेवियर हो गया अंडर इंक्रीजिंग लोड। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देवेश व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन? मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगी। सिट डाउन। यशवंत, व्हाट वाज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करने से चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ कैसे होती है हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे उसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शुरू होता है फ्रॉम जीरो। जब हमने यहाँ पे कुछ भी लोड कनेक्ट नहीं किया था, मतलब स्ट्रेस कितना था, जीरो, एंड वायर का एक्सटेंशन भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोड ऐड करते गए तो हमें दिख गया यहाँ पे कि स्टार्ट में जो है जब तक पॉइंट ए आता है तब तक हम लोड ऐड करेंगे, थोड़ी लेंथ बढ़ गई, और थोड़ा लोड ऐड करेंगे और थोड़ी लेंथ बढ़ गई। ऐसे लेंथ ऐड करते जाएंगे तो वहां पे वेट ऐड करते जाएंगे तो लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये O से लेके A तक की जो रीजन होती है इस रीजन को हम बोलते हैं एज इलास्टिक लिमिट। क्यों इलास्टिक लिमिट है ये? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, एंड यहाँ का जो एंगल अगर थीटा है एंड इस OA का अगर हम स्लोप लेंगे तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, यंग्स मॉडुलस प्रोवाइड करता है। y इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan थीटा। अब ये थीटा अगर OA ये लाइन एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ में तो थीटा क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। अब स्लोप मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट कौन है, स्ट्रेस, एडजेसेंट कौन है, स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब कौन है, y। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, tan थीटा। मतलब इस ग्राफ से अगर हमें यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो सीधा हमें स्लोप लेना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू tan थीटा, ये हमें क्या कर रहा है, स्लोप प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ग्राफ। लेकिन ये कब तक एप्लीकेबल है, अप टू पॉइंट A ओनली, क्योंकि A के बियॉन्ड क्या होने वाला है, कुछ तो चेंज होने वाला है। मतलब A के बाद अगर हम लोड ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन ऑब्जर्व होती है कि अब ये लाइन स्ट्रेट नहीं बचती है। मतलब स्टार्ट में जैसे लोड ऐड करने के बाद लेंथ बढ़ती थी, लेंथ बढ़ती थी, अब उस लेंथ बढ़ने का जो भी हम अमाउंट बोलेंगे वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि पहले हम हर एक 2 kg ऐड करने के बाद 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ती थी, कहाँ तक, A तक। बट A के बियॉन्ड क्या हो गया, हर एक 2 kg के बाद में लेंथ बढ़ रही है, वो 0.5 सेंटीमीटर है, वो 0.4 सेंटीमीटर है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ लोड ऐड करने के बाद लेंथ जो बढ़ रही है उसका अमाउंट कम हो गया, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो गया, उसका स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। एंड ए इस पॉइंट के बाद में अगर हमने पूरा का पूरा लोड अगर रिमूव कर दिया तो वायर क्या करती है, अपनी शेप रीगेन करती है, इसलिए हमने उसको इलास्टिक लिमिट बोला था। लेकिन जब हम A डैश के बाद में जो भी लोड अप्लाई किया था उसको रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि वायर ने अपनी शेप तो रीगेन कर ली बट उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी, वो परमानेंट सेट हो गई। मतलब वो 100% अपनी लेंथ रीगेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो OS दिख रहा है इतनी लेंथ वहां पे इंक्रीज हो गई जो फिर से रीगेन नहीं होने वाली है, एंड इसको हम बोलते हैं एज ए परमानेंट सेट। परमानेंट सेट, परमानेंट सेट समझ में आ रहा है? मतलब देखो A तक हम लोड ऐड करते गए, पूरा लोड रिमूव किया, वायर ने 100% अपनी लेंथ रीगेन कर ली। लेकिन जब A के बियॉन्ड हमने लोड ऐड किया A डैश पे एंड फिर से A डैश से हमने लोड को रिमूव कर दिया तो हमें समझ में आ गया कि वायर ने अपनी लेंथ तो रीगेन कर ली बट 100% नहीं। कितनी रीगेन कर ली, परसेंट में नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी रीगेन की थी उसमें थोड़ी सी लेंथ जो है वो चेंज थी एंड वो वैसी सेट हो गई। मतलब उसको हम ओरिजिनल लेंथ पे लेके आ ही नहीं सकते, मतलब वो क्या हो गया, परमानेंट सेट आ गया वायर में। अगर हम इसके बियॉन्ड और लोड ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि एक कंडीशन आती है जहां पे हमें एक पॉइंट मिलता है Y, एंड इस Y के बियॉन्ड फिर इस तरह से ये ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है, आगे N आता है एंड फिर वहां पे B आता है। मतलब हम A डैश के बियॉन्ड अगर लोड ऐड करते जाएंगे यहाँ पे लेंथ बढ़ती जाएगी एंड एक पॉइंट ऐसे आएगा जिसको हम यहाँ पे Y बोल रहे हैं। इस Y को अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट स्ट्रेन एक्सिस को पैरेलल बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी स्ट्रेन बढ़ने वाला है। ग्राफ अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेस कांस्टेंट है एंड स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। तो Y को बोला जाता है यील्ड पॉइंट। Y मतलब क्या हो गया यहाँ पे,
यील्ड पॉइंट। एंड ये यील्ड पॉइंट पे क्या होता है की हम स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी स्ट्रेन बढ़ने लगता है। हे तुम्ही पण ऑब्जर्व केला असेल बघा, कभी कभी ऐसे वायर जब टूटती है तो टूटने से पहले क्या होता है, हम लोड ऐड कर रहे हैं, लेंथ बढ़ रही है, लोड ऐड कर रहे हैं, लेंथ बढ़ रही है, एंड और लोड ऐड किया, फिर हमें समझ में आता है कि हमने लोड ऐड आगे नहीं भी किया तो भी उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है ना, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, वो फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। मतलब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वाई जो है ये रिप्रेजेंट करता है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की लिमिट, मतलब इसके बियॉन्ड वायर क्या होने वाली है, ब्रेक होने वाली है। एंड इसके बाद में आता है एन, एन को बोला जाता है नेक पॉइंट या फिर नेक फॉर्मेशन, या फिर यहीं पे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। अबे एन नेक फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, वायर की लेंथ बढ़ने के बाद वहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कुछ कुछ पॉइंट पे वो कम होने लगता है, मतलब क्या होता है, नेक फॉर्मेशन होता है। नेक फॉर्मेशन कळतं का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है एंड आपल्याला कळतं आता वायर इथूनच ब्रेक होणार है एंड आगे जाके पॉइंट बी के ऊपर वायर क्या होती है, ब्रेक होती है। ठीक है, तो कोई भी मेटल वायर होगा वो इसी तरह से बिहेव करता है अंडर इंक्रीजिंग लोड। समझ में आ गया फ्रॉम स्टार्ट। क्या है आज का फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। इसके लिए हमने क्या किया, एक वायर थी उसको लोड कनेक्ट किया और उसके बाद वायर का जो बिहेवियर था उसका ऑब्जर्वेशन ग्राफिकली प्लॉट किया। तो जीरो से स्टार्ट किया था, ए तक क्या होती है इलास्टिक लिमिट, मतलब वायर क्या करेगी 100% अपनी शेप एंड साइज मतलब लेंथ रीगेन करेगी एंड ओ ए का स्लोप प्रोवाइड करेगा यंग्स मॉडुलस। उसके बियॉन्ड अगर हम लोड ऐड करते जाएंगे तो ए डैश के बाद में अगर लोड रिमूव करेंगे तो ओ एस इतना क्या आता है, परमानेंट सेट आता है। एंड ए डैश के बाद अगर हम लोड ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जिसको हम यील्ड पॉइंट बोल रहे हैं, उसके बियॉन्ड लोड ऐड किए बिना वायर की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर हम उसको रोक नहीं सकते। उसके बाद क्या होगा, नेक फॉर्मेशन होगी, मतलब वायर के सरफेस के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे रिड्यूस होने वाले पॉइंट्स आ जाएंगे एंड हमें समझ में आ जाएगा कि उस पॉइंट के ऊपर वायर ब्रेक होने वाली है एंड आगे जाके वायर क्या होगी, ब्रेक होगी। ठीक है, तो इस तरह का ये बिहेवियर होता है मेटल वायर का अंडर इंक्रीजिंग लोड। चलो राइट डाउन। हो गया। नेक्स्ट इलास्टिक लिमिट डिफाइन करना है इसको फिर से। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। वेरी गुड, राइट डाउन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये हो गई इलास्टिक लिमिट। अब इससे रिलेटेड डक्टाइल एंड ब्रिटल ऐसे मटेरियल होते हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। डक्टाइल मतलब जिनसे हम वायर बना सकते हैं, ठीक है। देन ब्रिटल मतलब जिनसे कुछ नहीं बना सकते, ठीक है ना, जो ब्रेक हो जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। तो राइट डाउन डक्टाइल मटेरियल या फिर डक्टिलिटी। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल DUCTI
LE डक्टाइल मटेरियल्स। अब ये डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके ग्राफिकली हम जो प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इलास्टिक लिमिट थी ए तक, तो ए से लेके जब तक वायर ब्रेक नहीं होती है, इन बिटवीन यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। क्या बोला जाता है, प्लास्टिक रीजन। इसका मतलब ये ए डैश के बियॉन्ड जो भी हम वायर का डिफॉर्मेशन करेंगे, वायर रिगेन नहीं करने वाली, एंड ये एन के बाद वायर जाके ब्रेक होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो जिस मटेरियल के लिए ये प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होती है, जिस मटेरियल के लिए ये प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होती है, उनको हम डक्टाइल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? एंड जिसके लिए प्लास्टिक रीजन एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब इस तरह का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे थे, फिर हमें समझ में आ गया O to A इलास्टिक लिमिट आ गई एंड ये डायरेक्ट ब्रेक हो गई, मतलब यहाँ पे प्लास्टिक रीजन एकदम नेग्लिजिबल है, तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे आयरन है, कोई भी मेटल है, या फिर गोल्ड है, या फिर सिल्वर है, उसको हम इस तरह से लोड ऐड करके फोर्स अप्लाई करके डिफॉर्म करने का ट्राई करेंगे तो उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो भी प्लास्टिक रीजन में रिगेन नहीं करेगा। लेकिन उसकी जगह पे हम अगर ग्लास लेंगे तो ग्लास पाण्याचं नाही, स्टील म्हणे, काच काच ग्लास लेंगे, ग्लास लेंगे, काच से ना काच, वो ग्लास लेंगे एंड उसको अगर फोर्स अप्लाई करके डिफॉर्म करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक रीजन है ही नहीं। तो राइट डाउन डक्टाइल मटेरियल्स। क्या लिखेंगे फिर, नहीं ना, डक्टाइल, डक्टाइल, वेरी लार्ज, वेरी गुड, राइट डाउन द मटेरियल्स हैविंग वेरी लार्ज प्लास्टिक रीजन, the materials having very large plastic region are known as ductile materials। एंड डक्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, फिर वायर्स में ड्रॉ करने के लिए, मतलब वायर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। देन ब्रिटल, वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन, मतलब इलास्टिक लिमिट खत्म तो डायरेक्ट ब्रेक। द मटेरियल्स हैविंग वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल plastic region, very small or negligible plastic region। डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया। इसके सिमिलर और एक होता है मैलिएबिलिटी। क्या होती है मैलिएबिलिटी, शीट्स बनाने के लिए। मतलब अभी वायर को हम क्या कर रहे थे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, सेम अगर फोर्स अप्लाई करके हम उसका एरिया चेंज करेंगे, मतलब उसको कॉम्प्रेस करेंगे, तो जिसको कॉम्प्रेस करने के बाद जिसकी प्लास्टिक रीजन ज्यादा है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि मेटल के बनाते हैं, तो वो हम बोलेंगे कि क्या है, मैलिएबल है। ठीक है। उसके बाद में इलास्टिक रिलैक्सेशन और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। व्हाट इट मीन्स, इलास्टिक रिलैक्सेशन या फिर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, थोड्या वेळाने इफेक्ट, मतलब क्या होगा, द मटेरियल्स, या the materials do not regains its original shape and size. The materials which do not regains their original shape and size immediately after removal of external deforming force. बट गेन्स आफ्टर सम टाइम, म्हणजे थोड्या वेळासाठी ते विसरून जातात, आपल्याला शेप रिगेन करायची होती, आणि क्या करते, थोड़ी देर के बाद में वो रिगेन करते हैं, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज, कौन सा इफेक्ट होगा, इलास्टिक रिलैक्सेशन ऑफ और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट।
काय हे बघ, इलास्टिक रिलैक्सेशन और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? द मटेरियल्स विच डू नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बट regains after some time, this effect or phenomenon is known as elastic relaxation or elastic after effect. उसके बाद में नेक्स्ट इलास्टिक फटीग। क्या होता है इलास्टिक फटीग? मतलब मैडम due to continuous loading and unloading of the material। अब लोडिंग अनलोडिंग, फोर्स अप्लाई करना रिमूव करना, फोर्स अप्लाई करना रिमूव करना, ऐसे, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग मटेरियल लूजेस इट्स इलास्टिसिटी temporarily, is known as elastic fatigue। जैसे ओल्ड ब्रिजेस होते देखो, उनको क्या करते हैं, सम टाइम के बाद में तोड़ देते या फिर यूज़ के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि क्या होगा, ट्रैफिक आ गई, लोडिंग, ट्रैफिक चली गई, अनलोडिंग, इस तरह से नंबर ऑफ टाइम्स लोडिंग अनलोडिंग की वजह से क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी की टेंडेंसी वो टेम्पररीली लॉस करता है एंड कभी कभी वो फोर्स अप्लाई करने के बाद फिर वो ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इलास्टोमर्स। आइसोमर्स काय असतात? आइसोमर्स सेम नंबर ऑफ सेम, तो वो तो आइसोटोप होते ना, मी आइसोमर्स विचारले, आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टोमर्स। क्या होता है इलास्टोमर्स? मतलब द मटेरियल्स विच आर सब्जेक्टेड टू लार्ज स्ट्रेन्स or which can be subjected to large strains। इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज स्ट्रेन हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसका डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि रबर होता है, समझ में आ रहा है ना, उसको हम लार्ज एक्सटेंट तक उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, तो रबर क्या बना? इलास्टोमर बना, ठीक है। क्या होता है इलास्टोमर्स? फिर मटेरियल्स विच कैन बी सब्जेक्टेड टू लार्ज स्ट्रेन्स आर नोन एज इलास्टोमर्स। इलास्टिक हिस्ट्रेसिस। अभी हिस्ट्रेसिस मतलब क्या होता है? राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, लैगिंग ऑफ स्ट्रेन, बिहाइंड द स्ट्रेस, लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस इज नोन एज इलास्टिक हिस्ट्रेसिस, लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेन, याचा अर्थ काय होतोय? स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के पीछे पड़ जाता है, मतलब माग राहतो, कळालं ना? कोण? स्ट्रेन, किसके? स्ट्रेस के, उसको बोला जाता है इलास्टिक हिस्ट्रेसिस। मतलब क्या होता है देखो कि सिंपल हम ग्राफ लेंगे, फिर से कौन सा ग्राफ होगा? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, एंड यहाँ पे हम अगर फिर से लोडिंग करेंगे एंड लोडिंग के बाद में जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन में होने वाले वेरिएशन, इनको अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हर बार हमें समझ में आता है कि ड्यूरिंग लोडिंग अगर मटेरियल बॉडी ने ये पाथ फॉलो किया था, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया एंड स्ट्रेन चेंज हो गया, इस पाथ के अकॉर्डिंग वो मटेरियल क्या हुआ? वायर में
मतलब ड्रॉ हुआ या फिर उसकी लेंथ बढ़ गई या फिर शेप चेंज हो गई। जब हम धीरे धीरे लोड को कम करते जाएंगे, मतलब स्ट्रेस कम करेंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसी पाथ से वायर वापस आनी चाहिए। नहीं कळत है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, समझ में आ रहा है ना। मतलब हम लोड ऐड करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, मतलब लेंथ चेंज हो रही है। कहाँ तक? ए तक, ओ से। अब हम उल्टा करने वाले, क्या करने वाले हम? स्ट्रेस यानी लोड को कम करने वाले। तो लोड को धीरे धीरे कम करेंगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब वायर ने इसी पाथ को फॉलो करके फिर ओ के ऊपर आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। ये वायर की जो भी स्ट्रेन, मतलब जो डायमेंशन चेंज हुए थे वो रीगेन होते टाइम वायर क्या करता है? इस तरह से डिफरेंट पाथ फॉलो करता है, मतलब इस पाथ से वापस आता है। तो स्ट्रेन के, ये स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेस के स्ट्रेन क्या हो गया? आते टाइम पीछे रह गया। मतलब स्ट्रेन का जो लैग होना है स्ट्रेस के कंपैरिजन में, इस फेनोमेनन को बोला जाता है हिस्ट्रेसिस। एंड इस हिस्ट्रेसिस को रिप्रेजेंट करने वाला जो लूप है, जो ग्राफ है, जो एरिया अंडर द कर्व है, उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्रेसिस लूप। कहते क्या है? ये बघा, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन होने वाला है, लेकिन जब हम स्ट्रेस कम करेंगे, रिमूव करेंगे, तो स्ट्रेन भी कम होना चाहिए, बट स्ट्रेन इक्वल अमाउंट में। जैसे बढ़ते टाइम तो साथ में बढ़ता था, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, लेकिन कम होते टाइम स्ट्रेस जैसे कम कर रहे हैं, स्ट्रेन उतने अमाउंट से कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? वो लैग कर रहा है, किसके कंपैरिजन में? स्ट्रेस के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये है कि जब हमने बॉडी को डिफॉर्म किया था, तब हमें मालूम है कि वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन फिर भी वो पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर करते टाइम उसी पाथ से रिस्टोर क्यों नहीं कर पाती है? इसका रीजन ये होता है कि जो हम वर्क डन कर रहे थे बॉडी को डिफॉर्म करते टाइम, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो हीट में लॉस हुआ था। समझ में आ रहा है ना? किस में लॉस हुआ था? हीट में लॉस हुआ था। इसलिए रीगेन करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी भी वर्क डन इतनी नहीं होती है। वर्क डन से ऑलवेज क्या होती है? एक्सेलेंट, कम होती है, लेस होती है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए यहाँ पे हमें ये ग्राफ के अंदर जो एरिया मिलता है, ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। पर साइकिल मतलब एकदा लोडिंग एंड अनलोडिंग किया था, तब ये एरिया जितना होगा उतनी एनर्जी क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। इसका मतलब जिस ग्राफ का एरिया लार्ज होगा वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लॉस भी ज्यादा है। एंड कहीं पे अगर इस तरह की सिचुएशन है ना, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये पॉइंट ए था, मतलब यहाँ पे एरिया कैसे है? कम है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो इसके जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल मशीनरी जो होती है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, तो ये वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं? मशीनरी की जो भी पार्ट्स है उनको इस तरह से बनाते हैं कि ये एरिया उनके लिए ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा? जब लोडिंग होगी तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी गेन करेंगे, उसको हीट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा ही नहीं। लेकिन जब वही सेम कंडीशन हम व्हीकल के टायर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन हम मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होगा? जब लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, तब टायर से ना उनका डिफॉर्मेशन होगा, फिर से शेप रीगेन करेगी। तब अगर एनर्जी कम लॉस होगी तो टायर की जो हीटिंग है वो भी कम होगी, क्योंकि टायर अगर ज़्यादा हीट हो गए तो वो बस्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम ये पहले एरिया, ये बिहेवियर स्टडी करते हैं एंड देन मटेरियल डिसाइड करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? हिस्ट्रेसिस हा वर्ड फक्त वेगळा आहे, त्याची मीनिंग काय होते? लॅगिंग बिहाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेन किसके? स्ट्रेस के। एंड क्यों बिहाइंड रहता है वो? क्योंकि हमने जब डिफॉर्म किया था तो डिफॉर्म करते टाइम जो पूरा वर्क था वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ ही नहीं, जो रीगेन करने के लिए काम में आने वाली, कुछ क्या हो गया? हीट में लॉस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो जितना हीट में लॉस्ट होगा उतना ये एरिया ज़्यादा बनेगा। एरिया कब ज़्यादा बनेगा? जब ये स्ट्रेन का ग्राफ और नीचे आएगा, मतलब ये और पीछे रह जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्रेसिस। काय काय काय? हिस्ट्रेसिस लूप, हिस्ट्रेसिस लूप ग्राफ ड्रॉ करो, हिस्ट्रेसिस लूप, इसको आप डिफाइन करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया ना?
बस ये लिखो कि एरिया अंडर द लूप विल रिप्रेजेंट एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल. Area under the loop will represent energy lost per unit volume per cycle. Per unit volume per cycle. इसमें और एक पॉइंट लिखो, if area is large then energy lost will be more. If area is small, loss of energy will be small. हो गया. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन angle of twist and angle of shear. Relation between angle of twist and angle of shear. यानी कि क्या है, देखो जब हम shearing stress पढ़ रहे थे उसी की सिमिलर केस है. आपको बोला है कि एक सिलिंड्रिकल रॉड है, इस तरह का एक सिलिंड्रिकल रॉड आपको दिया है, और ये सिलिंड्रिकल रॉड को हम ये ऊपर का जो एंड है इसको रिजिड सपोर्ट में फिक्स करने वाले हैं. मतलब ये रोटेट भी नहीं होगा, मूव नहीं होगा, एंड नीचे के साइड में पकड़ के हम उसको रोटेट करने वाले हैं. समझ में आ रहा है ना? मतलब ये रॉड है, एक एंड फिक्स है, बस नीचे के एंड से पकड़ के हम उसको इस तरह से ट्विस्ट करने वाले, रोटेट करने वाले. ठीक है, तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट था ए, और हमने ये ए को ट्विस्ट करने के बाद ये यहाँ पे चला गया ए डैश पे. तो यहाँ पे ए एंड ए डैश इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा. तो इस थीटा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ ट्विस्ट. कितने एंगल से वहाँ पे ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है. समझ में आ रहा है सबको? बट एट द सेम टाइम क्या होगा, ऊपर की एज तो पूरी फिक्स है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे पॉइंट होगा जिसको मैं बी बोल रहा हूँ वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. मतलब ये बी से ए तक, बी से ए डैश तक ऐसे लाइन अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे भी और एक एंगल मिलता है. इस एंगल को अपन बोलते हैं फाई, एंड फाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ shear. शेयरिंग स्ट्रेन आठवता ना? lateral displacement of one layer upon its perpendicular distance, एंड इसका रेशो मतलब कौन हो गया? फाई हो गया. डायग्राम समझ में आ गई? थीटा मतलब क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट. फाई मतलब क्या है? एंगल ऑफ shear. एंड इन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश कौन, ये आर्क है ना, सर्कुलर आर्क. तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ अपॉन, तो आर्क लेंथ क्या बनेगा? रेडियस इंटू एंगल, मतलब थीटा. ये किसके लिए? ट्विस्ट के लिए. एट द सेम टाइम हम इसको ए डैश इक्वल्स टू यल इंटू फाई ऐसे भी लिख सकते हैं. अब ये कैसे, कौन बोलेगा? आर इंटू थीटा तो समझ में आ गया, फिर एल इंटू फाई कहाँ से आ गया? सेम कंसेप्ट है ना. ये एंगल है फाई, इक्वल्स टू क्या होगा? आर्क लेंथ कौन है? ए डैश. बस रेडियस मतलब ये डिस्टेंस होगा, कितना है? एल है. तो आर्क लेंथ इक्वल्स टू बनेगा एंगल इंटू रेडियस, मतलब फाई इंटू एल. एक साइड सेम है, दोनों दूसरी साइड हम इक्वेट करेंगे, तो आर इंटू थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? एल इंटू फाई.
तो यहाँ पे हमें फाई इक्वल्स टू मिलेगा आर इंटू थीटा अपॉन एल। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ shear, where L is the length, R is the radius. Done. वर्कशीट 2 दिले का इलेक्ट्रिसिटीवर आतापर्यंत? 2 झाले ना, एंड 2 DPP। सेकंड वर्कशीट का डिस्कशन हुआ है, डाउट्स नहीं? उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो आज के लेक्चर के बाद में आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। स्टार्ट के क्वेश्चन इसी के ऊपर थे, थ्योरी क्वेश्चंस, एंड वहाँ पे और क्वेश्चन है जो बल्क मॉड्यूलस में आपको परसेंटेज के फॉर्म में डेटा दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं करके देता हूँ, फिर बाकी के हो जाएंगे। आएगा, वर्कशीट आएगा। अब ये स्टार्ट के थ्योरी के है, आज पढ़ा है तो ये हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है क्या, उसके सिमिलर ज़्यादा क्वेश्चंस है, एंड वही सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब। हाँ, काय यायला पाहिजे? मोठा आहे, मोठा आहे, L इंटू 5। हाँ, ये बघ, सर्कल ये है अभी वर्टिकल प्लेन में, तो ये ए से यहाँ तक जा रहा है, तो आर्क लेंथ में याला म्हणतो मी की याला म्हणतो आर्क लेंथ? मग हे बी ए डॅश आहे का? सनी चलो क्लियर। चला, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखो उसमें क्या बोला है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया है, एंड आपको बोला है कि प्रेशर रिक्वायर्ड कितना होगा टू रिड्यूस गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय 1%। ये परसेंटेज के फॉर्म में जो दिया है ना, उसको बस ऐसे लिखना है, dV अपॉन V इक्वल्स टू 1% मतलब 1/100, बस इतनी से रिप्लेस करना है। तो K क्या होता है वैष्णवी, बल्क मॉडुलस के फॉर्मूला V इंटू DP बाय DV क्या होता है, K इक्वल्स टू V इंटू DP बाय DV। आपल्याला DP पाहिजे, तो DP क्या बनेगा, DV बाय V इंटू K। तो DV बाई V कितना दिया है, 1/100 मतलब 10 की पावर -2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 9 था, इंटू -2 मतलब 7 हो गया। फक्त एवढंच ॲडिशनल त्याच्यामध्ये, ठीक है। आज ट्राई करो, जो भी रहेंगे कल हम स्टार्ट में पहले DPP के एंड इसके डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। आज जे सांगितलं ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा, खूप गरजेचं आहे ते, अभ्यासाला लागा।